काश PWOLS का सेंटर मेरे घर के पास होता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 अक्टूबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखो, किसी कारणवश मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है और इस वजह से अराउंड मंडे ट्यूसडे मतलब 2 से 3 दिन मैं थोड़ा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि प्रीलिम बूस्टर नहीं आएगा। पारस सर आपके साथ डेली जुड़ेंगे एंड आपके साथ से डिस्कशन भी करेंगे। फिर अकॉर्डिंगली 2 से 3 दिन बाद मैं आपके साथ वापस से ज्वाइन कर जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन के बारे में। एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज थिंक चेंज फोरम रिपोर्ट ऑन बैटिंग। देखो, एक एस्टिमेट्स आए हैं थिंक चेंज फोरम के द्वारा, उनके ने एक रिपोर्ट निकाली है जो ये बता रही है कि अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है ना, वहां पर बैटिंग की वजह से जो इलीगल बैटिंग हो रही है उसकी वजह से बहुत बड़े लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बैटिंग आई एम श्योर आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। बहुत सारी मूवीज भी बनी है, बहुत बहुत पॉपुलर मूवीज भी हैं इनफैक्ट इसके ऊपर। तो होता क्या है ना कि आप थोड़ी प्रिडिक्शंस करने की कोशिश करते हो, मतलब प्योरली की लक के बेसिस के ऊपर समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ कि आज इंडिया जीतेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ना कोई स्किल नहीं है इसके पीछे, शायद हो सकता है। यहाँ पर प्योरली चांस के बेसिस के ऊपर जो चीजें होती हैं, जो गैम्बलिंग होती है, उसको यहाँ पे ये चीजें, इस तरह की जो इलीगल चीजें हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। मैं पहले ना थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये दो चीजें होती क्या है। एक को बोलते हैं गेम ऑफ स्किल और एक होती है आपकी गेम ऑफ चांस। लॉजिक समझना दोनों के पीछे का। जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, वो भी इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ गेम ऑफ स्किल हो सकती है, कुछ गेम ऑफ चांस। जैसे स्किल मतलब कि प्लेयर का कुछ ना स्किल इन्वॉल्व है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी आपकी आपका टैलेंट हो गया, आपका एक्सपर्टीज हो गया, वो कुछ हद तक यूज होती है। चांस क्या होता है? चांस होता है जो प्योरली लक के बेसिस के ऊपर होता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मान लो मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ जहां मैं बोलता हूँ कि एक हमने टॉस किया, ठीक है ना। और टॉस का अगर रिजल्ट आता है हेड और अगर रिजल्ट आता है टेल, तो अगर हेड आता है तो आप जीत गए, टेल आता तो मैं हार गया या मैं जीत गया, वट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो चीजें हैं प्योरली किसके बेसिस के ऊपर है? प्योरली लक के बेसिस के ऊपर है। इसमें आपका या मेरा कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता कि सिक्का कौन उछाल रहा है या क्या चीजें हो रही हैं। प्योरली चांस के बेसिस के ऊपर है। तो ये चीजें ना काफी हद तक हमारे यहाँ पे बैंड है, इस तरह की चीजें कि अगर आप बोलो ना कि आपने 1 लाख जीत जाओगे अगर हेड आ गया, तो ये प्योरली चांस के बेसिस के ऊपर है। यहाँ पर कोई उसका स्किल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। काफी हद तक ना ये चीजें हमारे यहाँ पे उतनी, मतलब उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन हमें देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड गेम ऑफ स्किल क्या होता है? जहां पर आपका स्किल कुछ ना कुछ होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों में से शायद कुछ लोग ना ऑनलाइन चेस वगैरह खेलते होंगे। अब देखो, चेस जो है ना, ऑनलाइन अगर आप खेल रहे हो, जैसे जैसे भी खेल रहे हो, आपका चेस के अंदर आपका स्किल कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है। गेटिंग इट? आप अगर बढ़िया प्लेयर हो या फिर आप अच्छे से खेलना जानते हो चेस को, तो आप मेरे से जीत जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। उसी तरह से आपकी जैसे रमी आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी भी चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक यहाँ पे आपका स्किल इन्वॉल्व है। सिमिलरली आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत सारे लोग ना आजकल फैंटेसी गेमिंग करते हैं। अब क्या एक फैंटेसी गेम, क्या वो स्किल की गेम है या एक चांस की? देखो, अगर आप ये बोलोगे कि लेट्स से आज के मैच में, जैसे आई थिंक आज जिसका भी मैच है, ठीक है, कल आई थिंक इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन जीतेगा, तो शायद ये प्योरली ना एक लक गेम बन जाएगा। पर आप कैसे चूज करोगे 11 प्लेयर्स कौन खेलेंगे, ठीक है ना, कौन आपकी टीम के अंदर होने चाहिए, कौन कैप्टन होना चाहिए, कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए, इस तरह से जब आप करते हो ना, तो यहाँ पे 11 प्लेयर चूज करना आउट ऑफ दोस गिवन पर्सन, यहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज यूज हुई है। तो इस वजह से ये कहाँ बन जाता है, ये आपका गेम ऑफ स्किल के अंदर आ जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जानना कि कोई भी गेम 100% गेम ऑफ स्किल नहीं होती, कोई भी गेम 100% गेम ऑफ चांस नहीं होती। दोनों में कुछ ना कुछ कंपोनेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब इंडिया में क्या है ना, हमारे यहाँ पे एक्ट है पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 का। इसी को गैम्बलिंग एक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर ना गैम्बलिंग के रिगार्डिंग जो भी एक्ट है, तो वो यही हमें देखने को मिल जाता है।
तो ध्यान रखना ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर आप अपने जो लिस्ट होती है ना, अगर आप उसमें लिस्ट टू में जाओ, लिस्ट टू कौन सी है आपकी, जो स्टेट लिस्ट है, उसमें एंट्री नंबर आप 34 पढ़ोगे, तो वही यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पे पावर दे रहा है, ताकि बैटिंग गैम्बलिंग इन सभी के रिगार्डिंग वो काम यहाँ पे कर पाए, कुछ भी एक्ट वगैरह यहाँ पे बना पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए हुए हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग को या ऑनलाइन सॉरी गैम्बलिंग को यहाँ पे इलीगल इस तरह से मानते हैं। ठीक है, बाकी गैम्बलिंग का मतलब तो आप जानते ही हो, किसी भी चीज को अगर आप स्टेक पे लगाते हो, उसको जिसको आप जुआ खेलना बोलते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। कैसीनो गेम्स हो गया, ये सारी चीजें भी यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो गेम ऑफ स्किल जो है ना, वो यहाँ पे इंडिया के अंदर डेफिनेटली लीगल हमें देखने को मिल जाती है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इट इज वुमेन इन ब्लू कॉलर जॉब्स के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स की, तो आपको ना थोड़ा सा फर्क पता होना चाहिए, ब्लू कॉलर क्या होता है, व्हाइट कॉलर क्या होता है, पिंक कॉलर क्या होता है। जब मैं बात करता हूँ ब्लू कॉलर जॉब्स की, तो ब्लू का मतलब होता है बेसिकली आपके जो लोग कहीं ना कहीं मैनुअल लेबर के अंदर इन्वॉल्व है ना, उनको हम बोल देते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज के बारे में जानते होंगे ना, जहाँ पर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो सारी चीज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, तो जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम ब्लू कॉलर वर्कर्स। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ व्हाइट कॉलर वर्कर्स की, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, जो अलग अलग ऑफिस पोजीशंस के अंदर काम करते हैं, आपके जो प्रोफेशनल्स हो गया, वो आ जाते हैं आपके व्हाइट कॉलर वर्कर्स के अंदर। ठीक है ना। उसी तरह से सर पिंक कॉलर वर्कर्स, ये भी आजकल बहुत टर्म चली हुई है। पिंक कॉलर वर्कर तो बहुत ही सिंपल है, बेसिकली कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि फीमेल ओरिएंटेड होती हैं, ऐसा मतलब माना गया है, मतलब ऐसा है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लो, आप नर्सिस की बात कर लो, ठीक है, आप जैसे एयर होस्टेस की बात कर लो, ठीक है ना, बेबी सिटर की बात कर लो, ये सारी थोड़ी इस तरह की एग्जांपल्स हैं जो देखी जाती हैं कि ज्यादातर वुमेन इनके अंदर होती है। आप रिसेप्शनिस्ट की बात कर लो, ये सारे वो चीजें होती हैं, तो इनको बोले जाते हैं पिंक कॉलर वर्कर्स। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है ना, हमारे सामने एक रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि ब्लू कॉलर जॉब्स के अंदर ना वुमेन का जो नंबर है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी महिलाओं का नंबर इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके वेल्डर हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रीशियंस हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गया, इनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट या फिर एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो ये भी इनके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे अपने आंसर्स के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे विद रिगार्ड्स टू ब्लू कॉलर वर्कर्स भी आप यूज कर पाओगे। बाकी जो मैंने टर्म्स आपको बताई हैं, उनका भी आप आंसर अपना जो आंसर्स के अंदर आप डेफिनेटली आप यूज कर पाओगे। जैसे ना ये जो रिपोर्ट आई थी, उसमें अलग अलग एग्जांपल दी थी, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। जैसे टाटा स्टील की आप बात कर लो, अब टाटा स्टील की अगर हम बात करोगे, तो वहाँ की जो वर्क फोर्स है या जो उसमें 7.5% अब महिलाएं कंट्रीब्यूट करती हैं शॉप फ्लोर के ऊपर। जेएसडब्ल्यू है, जो जिंदल स्टील है, वहां पर भी 6% के आसपास हमें देखने को मिलती है। ओला की ना एक इलेक्ट्रिक फ्यूचर फैक्ट्री आ रही है, वहां पर 100% फीमेल फैक्ट्री वर्क फोर्स होगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे जेंडर डाइवर्सिटी के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सारे एग्जांपल भी आप अपने आंसर्स के अंदर बता सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ऑपरेशन चक्र 2। देखो, इसके रिगार्डिंग बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस एक बेसिक आइडिया रखो कि आखिर ये है क्या। क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा ना इसके रिगार्डिंग, यही बनेगा कि चक्कर 2 न्यूज में था, आखिर ये है क्या। तो सीबीआई के द्वारा ना क्या किया गया है, 76 लोकेशन के अराउंड, मतलब अलग अलग 11 स्टेट्स के अंदर, यहाँ पे सर्च किया गया है एज पार्ट ऑफ चक्र 2 ऑपरेशन, जो क्या है, दुनिया भर के मतलब जो साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स है ना, उनके अगेंस्ट यहाँ पे टैकल करने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सीबीआई आपका यूएसए की जो एफबीआई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंटरपोल के साथ यहाँ पे मिलकर काम कर रही है। आपकी यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसके साथ मिलकर काम कर रही है। सिंगापुर की पुलिस फोर्स, ये सारी मिलकर आपस में ना काफी क्लोजली काम कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं जो दुनिया भर में एक तरह का नेटवर्क फैला हुआ है, जो साइबर के रिगार्डिंग, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग अलग अलग तरह के फ्रॉड्स हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी चीजों को यहाँ पे टैकल कर पाए, उसके रिगार्डिंग ही ऑपरेशंस के रिगार्डिंग काम कर रही है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई होप आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, क्रिप्टो फ्रॉड आप जानते ही होंगे, क्रिप्टो करेंसी रिगार्डिंग जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, वो सारी चीजों को टैकल किया जा रहा है इसके अंतर्गत। सीबीआई के बारे में अगर थोड़ी सी डिस्कशन करें, देखो इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है, ये तो बिल्कुल आप मानते हो, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बहुत सारे बच्चे ना गलत कर देते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, बिल्कुल भी नहीं। ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस के अंदर। तो ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने की, कौन सी मिनिस्ट्री हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना, तो थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में और जानना चाहो, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भले ही अपनी पावर्स जो है ना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू ड्राइव करती है, पर ये एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ये आपको हमेशा ही हमेशा याद रखना है। तो बिल्कुल भी सीबीआई और ईडी
इनके बीच में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ईडी मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत बार कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। सीबीआई किसके अंतर्गत होगी आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड आपके जो पेंशन होती है इसके अंतर्गत आएगी। ईडी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मतलब जो फाइनेंशियल चीजें को देखती है। ईडी का स्टैब्लिशमेंट 1956 के अंदर हुआ था। सीबीआई के अंदर हमने देख ही लिया कि कैसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत उससे इसने पावर ड्राइव करी है। तो ना ही सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आई होप ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रूपी। काफी सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे सीबीडीसी के बारे में। मैं थोड़ा सा ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर सीबीडीसी और यूपीआई ये सेम चीजें हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले ना उससे पहले तो कुछ टर्म समझ लो, ठीक है? बिफोर आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म समझ लो। एक होता है वर्ड लीगल टेंडर। जब मैं बात करता हूँ ना लीगल टेंडर की, इसका अर्थ ये होता है कि सामने वाला अंडर कंपल्शन है आपके पैसे को एक्सेप्ट करने के लिए। कहने का मतलब क्या? जैसे आप मान लो कहेंगे और आपने चाय पी। अब चाय वाले बंदे को आपने 10 रुपए दे दिए। अब वो बोलता है कि नहीं भैया, आप 10 रुपए मत दो, कुछ और दो, मुझे चेक में पैसा दो। अब यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। वो जो 10 रुपीज है ना, इट इज अ लीगल टेंडर, मतलब द सामने वाला पर्सन इज अंडर द कंपल्शन, ही हैज टू एक्सेप्ट इट। ये लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको लीगल टेंडर के बारे में पता होने चाहिए कि आखिर लीगल टेंडर होता क्या है। उसी तरह से एक टर्म आता है कि फिएट मनी। देखो, जब मैं बात करता हूँ फिएट मनी की, फिएट मनी आपकी करेंसी की टाइप का हो सकता है। जैसे आपके फिजिकल कॉइन्स हो गया, आपके नोट्स हो गया, आपकी करेंसी हो गया, आपके इनफैक्ट डिजिटल कॉइन भी हो सकते हैं। बस जरूरत ये होती है ना कि इसकी बैकिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम के ऊपर आपका आरबीआई की बैकिंग हो सकती है। पहले के टाइम के ऊपर जो आपके किंग क्वीन वगैरह होते थे, उनकी बैकिंग होती थी। तो वो होता था फिएट मनी, एक तरह की टाइप ऑफ करेंसी, जो जैसे आपका गोल्ड सिल्वर इनसे बैक ना हो, बट कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो फिजिकल कॉइन्स हो गया, नोट्स हो गया, उसकी फॉर्म में होनी चाहिए। वो हमें देखने को मिल जाती है। लीगल टेंडर भी है, एक तरह की फिएट मनी ही है, बस सामने वाला ना अंडर कंपल्शन है। ये लीगली अलाउड होता है, सेटलमेंट ऑफ पेमेंट विद इन द कंट्री। तो ये लीगल टेंडर भी आपको पता होना चाहिए। उस तरह से मैं बात करूं जब फंजिबिलिटी की, तो फंजिबिलिटी आपको समझना पड़ेगा कि जब बात होती है जो फंजिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वैसी प्रॉपर्टी है किसी गुड की या कमोडिटी की, जहां पे इंडिविजुअल जो यूनिट्स है वो इंटरचेंजेबल है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब जहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास 100 रुपए का नोट है और आपके पास, या फिर आपके पास 10-10 रुपए के 10 नोट है, तो क्या ये फंजिबल हुए? बिल्कुल हुए। तो इसको ना डिवाइड किया जा सकता है, इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं फंजिबिलिटी। बेरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि जिस पर्सन के पास वो है उसी की उसकी ओनरशिप मान जाती है। तो ये कुछ की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा वापस आते हैं अपने सीबीडीसी और यूपीआई के बीच में। देखो, समझने की कोशिश करना। मान लो मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है ना, और मैंने अपने दोस्त वैभव को कुछ पैसे दिए। कैसे दिए? मैंने कैश में दे दिए इसको, मैंने कैश में इसको 100 रुपए दे दिए। तो यहाँ पर पता क्या हुआ? मैंने जो फिजिकल कैश था वो वैभव को क्या किया? वो फिजिकली ट्रांसफर किया। समझ आया? मैं क्या गया, मेरे मेरे सामने मेरा दोस्त बैठा हुआ था, तो मैंने अपनी जेब से 10 रुपए या 100 रुपए निकाले, उसको दे दिए। तो क्या हुआ? फिजिकल कैश को मैंने फिजिकली ट्रांसफर कर दिया, मतलब फिजिकली दे दिया उसको। ठीक है। तो मेरा मन, चलो दूसरे केस में क्या हुआ, मैंने सोचा यार इसको यूपीआई कर देता हूँ। तो मैंने पता क्या किया, अपना फोन निकाला, अपने फोन पे ऐप ओपन करी और वहां पे 100 रुपया डाला, इसका नंबर डाला, एंड अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे इसको 100 रुपया भेज दिया। तो इस केस में पता क्या हो रहा है? मैं यूपीआई के थ्रू पैसा इसको भेज रहा हूँ। तो क्या हो रहा है ना, यूपीआई क्या कर रहा है बेसिकली? यूपीआई के अंदर पैसा है कहाँ से? वो मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो बेसिकली वो तो मेरी फिजिकल कैश ही है, एक तरह से वो बैंक में पड़ी हुई है। वो फिजिकल कैश को मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर डिजिटली ट्रांसफर कर दिया। समझे पहले और दूसरे केस में फर्क? पहले केस में क्या हो रहा था, मैंने अपने जेब से 100 रुपया निकाला, उसको दे दिया, तो फिजिकल कैश को फिजिकली ट्रांसफर। दूसरे केस में क्या हुआ, मैंने यूपीआई के माध्यम से अपना फिजिकल कैश उसको भेजा। कैसे भेजा? डिजिटल तरीके से। तो तरीका, जो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन था ना, वो यहाँ पे डिजिटल था। गेटिंग इट? अब सीबीडीसी के अंदर क्या होता है ना, सीबीडीसी के अंदर ये फिजिकल कैश आपका होता ही नहीं है। यहाँ पर करेंसी आपकी क्या है? डिजिटल है। तो डिजिटल करेंसी को अगर मैं डिजिटली अपने दोस्त को भेज दूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ध्यान रखना, यूपीआई कुछ नहीं है, एक तरह का पेमेंट सिस्टम है, बस वो मोड ऑफ पेमेंट है। ये जो पहले फिजिकली भेज रहा था उसको मैं डिजिटली भेज रहा हूँ, बाकी और कोई फर्क नहीं है। सेम कैश कैश ही है, वो फिजिकल कैश वाली चीज ही है। यहाँ पर मूवमेंट कैसे होता है यूपीआई के अंदर? दो बैंकों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे भीम हो गया, फोन पे, पेटीएम, ये सारी चीजें आप समझती होंगी। सीबीडीसी के अंदर क्या होता है ना, आपकी ये फिजिकल करेंसी होती ही नहीं है। ये करेंसी प्योरली तरह से डिजिटल होती है। और ये अपने आप में क्या है? लीगल टेंडर भी है। क्यों ऐसा लीगल टेंडर क्यों है? अरे भैया, सेंट्रल बैंक आपका आरबीआई इशू कर रहा है, तो आरबीआई इशू कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली होगा लीगल टेंडर, सामने वाला अंडर कंपल्शन होगा। तो डायरेक्टली जो पैसा होगा ना, मेरे और वैभव के बीच में घूमेगा, जहाँ पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा। जैसे ई रूपी हो गया, चाइना का भी अपना आता है, स्वीडन का भी अपना आता है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए।
कुछ और भी चीजें मैंने आपको बता रखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ई रुपी का ना बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है, ये यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। अब ये होता क्या है, सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है जिसको आरबीआई ने इशू किया है डिजिटल फॉर्म। ये फिएट करेंसी की तरह ही है, बेसिकली इसको एक्सचेंज किया जा सकता है। फंजिबल लीगल टेंडर है, सारे मतलब मैं आपको बता चुका इसीलिए ताकि आप इनको समझ जाओ। यहाँ पे ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि पर्सन के पास बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में ही अगर हम बात करें आरबीआई की बैलेंस शीट की, तो वहां पर ये लाइबिलिटी वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो क्या हुआ है, जो भी पैसा कहीं ना कहीं आरबीआई इशू करता है वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है, तो इस तरह से ये भी उसकी बैलेंस शीट के अंदर ना लाइबिलिटी वाले सेक्शन में हमें देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से एक तरह का बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिकली जो उसको होल्ड करता है उसी का ही प्रेजम्पशन आ जाता है कि भैया इसी का ही है। और कुछ पॉइंट्स आप देख लो कि उसी तरह से जैसे आप मोबाइल फोन के अंदर होता है ना आपका वॉलेट, उसी तरह रखा जा सकता है, कैश की तरह ही आप इसको खर्च कर सकते हो। इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो बेसिकली मैंने जो आपको होमवर्क दिया था ना कि सीबीडीसी आपका आरबीआई के द्वारा इशू होता है, बिल्कुल सेंट्रल बैंक वर्ड है ना, तो डेफिनेटली आरबीआई ही इशू करेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर, जैसा कि फिएट करेंसी होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है ये फंजिबल लीगल टेंडर है, क्या ये बात करेक्ट है? ये बात भी देखो अपने आप में बिल्कुल यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बातें ठीक करी गई हैं, और बैंक अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। आई होप सीबीडीसी हो गया, और जो बाकी चीजें हो गया, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। साथ में ध्यान रखना, बैंक इंटरमीडिएट तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पे अलाउड है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बैंक अकाउंट भी है ही नहीं। और साथ में ही अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर ना ये फिजिकल करेंसी से बैक करना इसको जरूरी नहीं है। इट मे नॉट बी, इट इज नॉट नीडेड बी बैक बाय फिजिकल करेंसी। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, फिजिकल करेंसी से बैंकिंग होना जरूरी नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू सीबीडीसी जो आपको पता होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज आपका कॉपीराइट लॉ इन इंडिया। अब कॉपीराइट का मीनिंग आप सारे सारे समझते होंगे। कॉपीराइट क्या है? एक तरह का लीगल सेफ गार्ड आपको दिया जाता है। किसी ने कोई ओरिजिनल अपनी क्रिएशन करी, उसको यहाँ पे क्रिएशन का एक तरह से लीगल सेफ गार्ड दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बुक लिखी हो सकती है, किसी ने कोई प्ले, कुछ फिल्म, कुछ फोटोग्राफ हो सकता है, उसका लीगल राइट टू कंट्रोल उसका प्रोडक्शन और उसकी सेलिंग, इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कॉपीराइट। तो दिल्ली हाई कोर्ट का भी कुछ मुद्दा चल रहा था विद रिगार्ड्स टू एक जो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट है उसके रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। वहां पे देखा गया कि लार्ज स्केल के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट उसके रिगार्डिंग छेड़छाड़ देखने को मिली है। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया के अंदर ना कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, जो कि ओरिजिनल वर्क को यहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि कैसे उसको ना सामने वाला जो पर्सन जो क्रिएटर है उसके पास एक पूरा राइट होता है उसको कैसे यूज करना है, कैसे रिप्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट, ये सारी चीजें। ध्यान रखना, कॉपीराइट सिर्फ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्टली लाइन आपसे पूछी भी जा सकती है। अगर मान लो कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क हो जाता है, तो वहां पर क्या चीज होती है, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल समझना। जैसे जैसे आप देखो, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये तो क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट है। ये तो अपने आप में पब्लिकली बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो क्या इनके ऊपर कॉपीराइट है? द आंसर इज नो, इनके ऊपर कॉपीराइट नहीं है। पर जो जैसे बी आर चोपड़ा ने या रामानंद सागर जी के द्वारा जो रामायण सीरीज क्रिएट करी गई है, और बी आर चोपड़ा जी के द्वारा जो महाभारत क्रिएट करी गई है, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क्स। यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन मिली है, समझे इस बात को? रामायण और महाभारत को नहीं मिली। पर जो कहीं ना कहीं किसी ने बना दिया, जैसे आप लोगों ने देखी होगी ना रामायण और महाभारत टीवी के ऊपर, उसको यहाँ पे कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्शन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क्स इनको बोला जाता है, इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन यहाँ पे मिली हुई है। तो जैसे आप बाइबल की बात कर लो, बाइबल भी ना अपने आप में यहाँ पे पब्लिक डोमेन का पार्ट है, तो उनको यहाँ पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं है। पर जो बाइबल के अलग अलग ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडर्न ट्रांसलेशन है, इनको ट्रांसलेटर्स ने बनाया है, तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड है। तो ये फर्क आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। तो इंडिया का जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, ये जनवरी 1958 से इफेक्ट में आ चुका था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की कॉपीराइट ट्रीटी है, उसके उसके साथ मतलब ये लिंकेड है, उसी को सारी चीजों को फॉलो करता है। यहाँ पर क्या है, हमने एक कॉपीराइट ऑफिस को यहाँ पे इस पर्पस के लिए स्टैब्लिश किया गया है, जो कि इमीडिएट कंट्रोल किसका होता है? रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट और है विद रिगार्ड्स टू बर्न कन्वेंशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बर्न कन्वेंशन को 1886 के अंदर अडॉप्ट किया गया था, जहां पर आपके वर्कर वर्क्स का प्रोटेक्शन हो गया, राइट्स ऑफ ऑथर, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। आपके म्यूजिशियन, पेंटर्स, ये सारे यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विद रिगार्ड्स टू कॉपीराइट्स, यहाँ पे समझना, यहाँ पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारे क्रिएटर होते हैं ओरिजिनल वर्क, उनको यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट देता है, तो अपने आप में स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क है, जो कि ऑलरेडी किसी चीज का उसका हमें क्या देखने को मिलता है? उसका एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना,
तो सही बात है ये बात भी। तीसरी बात कह रहा है कि रिलीजियस स्क्रिप्चर जो कि पब्लिक डोमेन के अंदर है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। नहीं, ये बात गलत है। पब्लिक डोमेन के अंदर जब है ना, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। उनकी जो, जैसे बी आर चोपड़ा हो गया या फिर रामानंद सागरवाल जो थी, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। पब्लिक डोमेन वाली चीजों को नहीं किया जा रहा। तो पहले दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा गलत है। तो सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 ओनली। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसी के बेसिस के ऊपर, ठीक है ना, जो क्वेश्चन दिए थे उनका मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। जैसे काटी बिहू फेस्टिवल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पंजाब में नहीं है, ये आपका असम के अंदर देखने को मिल जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। एमएसपी कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस करता है, ये बात गलत है। आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पे इसको अनाउंस कर रही है। तीसरा, टीबी की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बिल्कुल कई बार हमने डिस्कस किया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। यहाँ पर आज के डिस्कशन बेसिस के ऊपर ये तीन चीजें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कल आरआरटीएस डिस्कस किया था, बाकी दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो। जिसका मुझे आप नीचे कमेंट में आंसर बताना। यहाँ पर आज मैं आपको ना जो होमवर्क देता हूँ दो क्वेश्चन वाला, वो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। रीजन बी कि देखो, मैं मंडे और ट्यूसडे नहीं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। तो जब हम अगले फ्यूचर में रिज्यूम करेंगे, तब से मैं क्वेश्चन भी आपको देने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल में जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपना हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।